पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स को, जो कि हमारा सीवीएस फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक था। और अभी हम कार्डियक आउटपुट इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि उन टॉपिक्स में से एक है जिसको अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो ये आपके लार्जर कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। तो इक्वेशंस वैसे पेपर में आती नहीं है, लेकिन इनको इनके जो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो वैल्यूज़ को आपने एक दफ़ा समझ लिया तो इक्वेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम में दो वैल्यूज़ कंप्राइज करती है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की है, और दूसरी जो है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की है। नाम से साफ पता चल रहा है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा जो डायस्टोली के बाद, रिलैक्सेशन के बाद हार्ट के अंदर मौजूद होगा, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा जो सिस्टोली के बाद, यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो मौजूद होगा हार्ट। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से ना हमें मिलता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो बॉडी के एंड ऑर्गन्स पे जाके उनको परफ्यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो हार्ट में वॉल्यूम बच जाएगा और जो हार्ट में वॉल्यूम आ रहा है, यानी एंड स्टार्टअप वॉल्यूम, उसका डिफरेंस ही स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। और ये क्लिनिकली हमारे पास ये इंपॉर्टेंस था क्लिनिकली। ठीक है, दूसरा आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास पैथोलॉजिकली हम इसको मेजर करते हैं। जैसे कि हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसको हम जो है वो पैथोलॉजिकली डिस्कस ज़्यादा करते हैं, पैथोलॉजी में ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं। और ये जो है वो बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का एक आप कह लें कि एक मेजरिंग फैक्टर है, कि इससे पता चलता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितना अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की नॉर्मल वैल्यू याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 50 to 70। ये एग्ज़ाम में अक्सर इसको नॉर्मल रेंज नहीं दी हुई होती, इसको जो है वो डिविएट करके देते हैं। तो इसलिए इसकी नॉर्मल वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ पैथोलॉजीज़ में इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम होता है, जैसे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, और किसी में ये रिजर्व्ड होता है, जैसे कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन सिस्टोलिक में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कम होती है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, और डायस्टोलिक में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन प्रिजर्व्ड होती है, कॉन्ट्रैक्शन में कोई नुकसान नहीं आता, इस वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ। अगर इसके अंदर कोई कमी है तो मतलब कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कोई कमी है। ये जो इक्वेशन है कार्डियक आउटपुट की, ये मैंने आपको पिछली दफ़ा बता दी थी कि कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इससे आपको दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के बारे में पता चलता है जो कि कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। आप सवाल में, पेपर में कोई भी एक वेरिएबल चेंज करके दिया हुआ हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब की हुई हो जिसमें कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है इन दोनों में से, तो समझ जाइएगा कि कार्डियक आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज का, जो कि डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि किसी बॉडी को कार्डियक आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हार्ट जो है वो हार्ट रेट भी बढ़ाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट के ऊपर ये असर आएगा कि वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो है वो अर्ली स्टेजेस की फिजियोलॉजी है। लेटर ऑन लेट स्टेजेस के अंदर कार्डियक आउटपुट जो है वो सिर्फ हार्ट रेट के साथ ही जो है मेंटेन हो रहा होता है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, वो वॉल्यूम है जो बॉडी के अंदर मौजूद है, वही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। वॉल्यूम आप नहीं बढ़ा सकते जो ब्लड का मौजूद है आपकी बॉडी में, लेकिन हार्ट रेट को आप बढ़ा सकते हो। जाहिर सी बात है कि एक लेवल तक आप बढ़ा सकते हो, मगर आप बढ़ा ज़रूर सकते हो हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम को यू कैन नॉट इंक्रीज, सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जो शायद वेन्स के अंदर कैपेसिटेंस बढ़ी हुई है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर,
तो वो वेन्स जो है, जो उनके अंदर ब्लड छुपा हुआ होता है, वो वेन्स जो है वो ब्लड सारा हार्ट को दे देती है। मगर उससे ज़्यादा जो है नहीं बढ़ सकता स्ट्रोक होना। तो इससे इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि एक्सरसाइज के दौरान जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, उसमें ज़्यादा जो फैक्टर प्ले करता है वो हार्ट रेट का प्ले करता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर स्टेजेस में हार्ट रेट जो है वो सिर्फ जो है डिसाइडिंग फैक्टर कार्डियक आउटपुट का। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लेट एक्सरसाइज में क्या होता है, कि लेट एक्सरसाइज में क्या होता है कि क्योंकि हार्ट जो है वो लगातार हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता, इवन हार्ट रेट को भी उसे एक सिंगल पॉइंट तक बढ़ाना होता है। तो उसकी उसका एक समझ लें कि ख़राब फैक्टर ये होता है कि जब आपका हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होने लगता है, 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होने लगता है। अब ये कैसे? क्या है कि हार्ट के पूरे कार्डियक साइकिल में रिलैक्सेशन का फेज़ है और कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ है। तो रिलैक्सेशन में ब्लड आती है, जमा होती है और फिर उसको हार्ट दूसरे फेज़ में जो है उसको बाहर आउटपुट की तरह उसको जो है सेंड कर देता है बॉडी में। अब होता ये है कि क्योंकि आपने हार्ट रेट इतना बढ़ा दिया अपनी एक्सरसाइज को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो 180 बीट्स पर मिनट के बाद अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो जो डायस्टोली का टाइम है ना, वो डायस्टोली का टाइम कम हो जाता है। अब रिलैक्सेशन का डायस्टोली का टाइम जब कम हो जाएगा तो हार्ट के अंदर ब्लड फिल ही कम होगा। जब वो फिल कम होगा तो वो जो है आउटपुट भी उसका कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो लेटर स्टेजेस पे डिमिनिश होने लगता है। तो हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी। पहले ये कि अर्ली स्टेजेस में दोनों हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे। अ, थोड़े लेटर स्टेजेस में सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा और लेट स्टेज के अंदर दोनों दोनों जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। बेसिकली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करेगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ करता रहेगा लेकिन कार्डियक आउटपुट इवेंचुअली डिक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए अक्सर एंड्योरेंस ना होने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। अगर लॉन्ग इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट खेलते हैं वो, क्योंकि उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है तो इस वजह से हार्ट अक्सर फेल हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होने लगती है, बॉडी में इस्कीमिया पैदा होने लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट एक टाइम पे कम हो जाएगा अगर उसको ज़्यादा जो है हार्ट्स को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे और ज़्यादा उसका हार्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से यही यही कॉन्सेप्ट इधर से शुरू करके इन्होंने बताया हुआ है कि रिलैक्सेशन फेज जो है वो शॉर्ट हो जाता है हार्ट रेट से, और फिर जो है डायस्ट्रिक स्प्रिंग टाइम कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चंस में आता है कि फेट क्या होगा कार्डियक आउटपुट का, राइट? कि व्हाट इज द फेट ऑफ द कार्डियक आउटपुट। इसकी मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊं कि व्हाट इज द फेट ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो दैट्स इट इस कॉन्सेप्ट के लिए। फिक्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्स प्रिंसिपल जो है इतना इतना खास कुछ है नहीं, उसके चलते तो फिर वो इतना उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पल्स प्रेशर तो हम डिस्कस करते हैं। पल्स प्रेशर की इक्वेशन में आप को ये तो पता होगा कि स्ट्रोक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ये डिफरेंस होता है, और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्टीरियल कंप्लायंस के। इन दोनों फैक्टर्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि पल्स प्रेशर में जो चेंजेस आती हैं उनको अक्सर टेस्ट किया जाता है पेपर के अंदर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पल्स प्रेशर में ज़्यादातर जो वेरिएबल रोल प्ले करता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो बेसिकली रूल ऑफ थंब वो ये है कि पल्स प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। एस 20, और जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है आपकी बॉडी का, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो आपके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों ब्लड प्रेशर्स का रोल है लेकिन अलग अलग उसमें वैल्यू, अलग अलग मेजरिंग फैक्टर के अंदर रोल है। एक का पल्स प्रेशर में, एक का
मीन आर्टीरियल प्रेशर में। पल्स प्रेशर वो प्रेशर है जो कि हार्ट बीट एग्जर्ट कर रही है। मीन आर्टीरियल प्रेशर वो प्रेशर है जो कि आपकी बॉडी जो है आर्टरीज, जो बॉडी की आर्टरीज है वो एग्जर्ट कर रही है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर अक्सर जो है अगेन पैथोलॉजीज में कैलकुलेट किया जाता है। अब दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली सिस्टली के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कहेंगे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रिलैक्सेशन, जिस जिस प्रेशर के ऊपर हार्ट रिलैक्स करती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। नाउ पल्स प्रेशर क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो जो भी सिचुएशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी पल्स प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टिफनिंग, आर्टीरियल कंप्लायंस। अब ये सारी वो कंडीशंस हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी। आपकी आर्टरीज अगर कंप्लायंट नहीं होंगी, अगर आर्टरीज की कंप्लायंस कम होगी तो आर्टरीज जो है वो स्टिफ होंगी, आर्टरीज रिलैक्स नहीं करेंगी। तो उसमें आप कितना भी ब्लड पुश करें, आर्टरीज जब रिलैक्स नहीं करेंगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ज़ोर से जो है वो ब्लड जो है वो स्ट्राइक करेगा आर्टरियल वॉल्स को, और पल्स प्रेशर क्योंकि फिर चलते उसके नेचुरली बढ़ जाएगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टिफनिंग भी आर्टीरियल कंप्लायंस का ही एक हिस्सा होता है कि उनकी वजह से जो है वो आर्टीरियल सिस्टम की कंप्लायंस कम हो जाती है। एओर्टा ऐसी बात है स्टिफ हो जाएगा तो वो कंप्लायंट नहीं होगा, उसमें कितनी ब्लड डालेंगे वो उसका ल्यूमेन चेंज नहीं होगा। कंप्लायंस का बेसिकली मतलब होता है कि प्रेशर के साथ एरिया का चेंज होना। तो जितना आप ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं एरिया को उसका चेंज होना चाहिए टू कीप द प्रेशर लो। तो कंप्लायंस इस वजह से जब कम हो जाती है तो पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, यानी वो प्रेशर जिसके जिसके साथ जो ब्लड जो स्ट्राइक कर रहा है आर्टरीज की वॉल्स को बढ़ जाएगा। और कुछ कंडीशंस बताई हुई है, ये हाई यील्ड कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है कि अडल्ट्स में आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो होता है उससे पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होती है कंडीशन वो बढ़ जाती है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में इन सब चीज़ों को। हाई आउटपुट स्टेट जो होता है, अनीमिया हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, जिसमें बॉडी को ज़्यादा नीड होती है, उसमें पल्स प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। ऑर्टिक स्टेनोसिस में बढ़ा हुआ कम होगा। अच्छा, अब उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें वो कम होता है। अब कम उनमें होगा जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। मिसाल के तौर पे शॉक, बॉडी में वॉल्यूम कम है तो कार्डिक आउटपुट जो हार्ट का हो रहा है वो भी कम होगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। कार्डिक टेम्पोनाट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करी ठीक से तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, कॉन्ट्रैक्शन का ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम ही होगा। और हार्ट फेलियर ऑफ कोर्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रही हार्ट की तो कम होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इनमें जो है पल्स प्रेशर कम होता है। ये सिचुएशंस आपको दोनों याद रखनी है, किसमें वो बढ़ता है किसमें कम होता है। एक क्लासिकल जो टेस्टिंग सिनेरियो है वो ये है कि एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि एक ओल्डर एजेड एक जेंटलमैन होगा, उसमें एरोज का क्वेश्चन होता है, अप एरो होगा, डाउन एरो होगा। तो पूछेंगे कि एक ओल्डर जेंटलमैन है 80 ईयर्स का, उसमें क्या चेंजेस होंगी। तो उस सवाल में बेसिकली आपको ये चूज़ करना होता है कि पल्स प्रेशर, उसमें 3 जो है कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे, पल्स प्रेशर होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। और उसमें आपको जो है ये चूज़ करना होगा कि पल्स प्रेशर अप एरो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप एरो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन एरो, या फिर नॉर्मल दिया हुआ होगा। डाउन नहीं, नॉर्मल होगा वो, नॉर्मल दिया हुआ होगा। कभी-कभी उस क्वेश्चन में जो है ना पल्स प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ मीन आर्टेरियल प्रेशर मेंशन कर देते हैं। तो क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। अब इसको डिस्कस करते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन में जो मेजॉरिटी हिस्सा है 2/3 जो है वो डायस्टोलिक है। अब उसकी वजह क्या है कि 2/3 हम इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है वो रेस्टिंग प्रेशर होता है। बॉडी की आर्टरीज का ये रेस्टिंग प्रेशर होता है, जो रेस्ट एट रेस्ट होगा, जो किसी भी कंडीशन के अंदर आर्टरीज इन्वॉल्व नहीं है, ये रेस्टिंग हार्ट रेट होगा। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है तो मेजॉरिटी जो टाइम होता है ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वो बढ़ा हुआ होता है। जब आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, एक्सरसाइज होती है, नीड होती है बॉडी को, तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन रेस्टिंग पोजीशन पे डायस्टोलिक बढ़ा हुआ होता है।
तो इस वजह से क्योंकि मीन आर्टेरियल प्रेशर एक रेस्टिंग फेज़ का प्रेशर है, इसलिए हम जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ज़्यादा काउंट करते हैं उसमें। इस वजह से जो-जो सिचुएशंस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएँगी, वही सिचुएशंस जो है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाएँगी। ठीक है? अच्छा, तो कुछ सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं जिनके अंदर जो है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो चेंज होगा। तो मैंने लिख के रखी है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, और वो मैंने अपने नोट्स में लिख के रखी है कि एक जो सबसे हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन, जो सबसे हाई यील्ड कंडीशन है, वो ये है, वो है शॉक की। अब शॉक में क्या होता है कि शॉक में आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों जो है वो लो हो जाता है। सिस्टोलिक का तो आपको पता होगा कि क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो है कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब शॉक में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने की वजह ये होती है कि आर्टरीज़ की वेज़ोडायलेशन हो जाती है। जब आर्टरीज़ की वेज़ोडायलेशन हो जाती है, तो आर्टरीज़ जो है वो ओवरली कंप्लायंट हो जाती है। जब ओवरली कंप्लायंट हो जाएँगी आर्टरीज़, ज़्यादा कंप्लायंट हो जाएँगी, उसमें आप बहुत सारा ब्लड का वॉल्यूम फिट कर सकते हैं। एक आर्टरी का ल्यूमेन, मिसाल के तौर पे अगर ये ल्यूमेन है आर्टरी का, वो बड़ा हो गया, तो आप इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर जो है ब्लड का वॉल्यूम जो है वो फिट कर सकते हैं, तो इसकी कंप्लायंस बढ़ जाएगी। जब इसकी कंप्लायंस बढ़ जाती है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको इरेज़ करके। ये जो हमारी आखिरी इक्वेशन है, इसके कुछ वेरिएबल्स हैं, वो है कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसकी 2 इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। जब शॉक होगा, जब शॉक की सिचुएशन होगी, तो शॉक में वेज़ोडायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसका एक फैक्टर ये भी है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी वेज़ोडायलेशन की वजह से। वेज़ोडायलेशन के 2 इफेक्ट्स हैं, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करना है, एक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना। दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये कम हो जाएगा शॉक में, जब ये शॉक में कम हो जाएगा और शॉक में क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी कम होता है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इसके बरअक्स अगर हम एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करें जिसमें मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो सिचुएशन वो होगी जिसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब वो सिचुएशन ये होती है कि आर्टरीज़ जो हैं वो मिसाल के तौर पे अगर किसी किस्म की कोई मलिग्नेंसी चल रही है और हाइपरकोएगुलेबल स्टेट आ गया, तो हाइपरकोएगुलेबल स्टेट के अंदर जो है वो थ्रोम्बस बन जाएगा या अलग-अलग क्लॉट्स बन रहे होंगे बॉडी में। उसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना बढ़ जाएगी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, हाइपरकोएगुलेबिलिटी। ठीक है, हाइपरकोएगुलेबिलिटी। ऑफ कोर्स दूसरी सिचुएशंस भी हैं, मगर फिलहाल हमारे डिस्कस करने के, हमारे स्कोप के हिसाब से ये सिचुएशंस काफ़ी है। तो बेसिकली आपको समझना ये सारे वेरिएबल्स, इक्वेशंस को याद नहीं रखना, ये पेपर में आती नहीं है। लेकिन इन वेरिएबल्स को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्सरसाइज के साथ क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। पल्स प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पल्स प्रेशर को अफेक्ट करने वाली कौन सी कंडीशंस है, मीन आर्टेरियल प्रेशर को अफेक्ट करने वाली कौन सी कंडीशंस।